हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर यानी टाइप ऑफ मोटर के बारे में। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि आर्मेचर जो टोरक होता है वो किसके समानुपाती होता है, और आर्मेचर का जो टोरक की जो समीकरण जो इक्वेशन होती है वो पूछी जाती है एग्ज़ाम के लेवल से। तो किस तरीके से वो क्वेश्चन यानी जो समीकरण होती है वो बनती है, और अपनों ने बात की थी कि जो क्वेश्चन है जो आईआईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आप अप्लाई किए जाते हैं और आपको जो आंसर है वो किस तरीके से देना है। तो इसके बारे में अपनों ने चर्चा की थी। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ मोटर के बारे में, यानी मोटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। और आज अपने पढ़ने वाले हैं एक पहले टाइप के बारे में जिसका नाम है सीरीज़ मोटर के बारे में। तो अपना जो काफ़ी दिनों से अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सीरीज़ मोटर, डीसी मोटर। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था डीसी मोटर के बारे के अंदर, और आज अपने पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोटर के बारे में, यानी टाइप ऑफ मोटर। आपको पता है कि मोटर के अंदर जो मेन जो क्वेश्चन थे, यानी जो स्टार्टिंग के अंदर बात की थी अपनों ने जनरली कि आर्मेचर धारा, टर्मिनल वोल्टेज, बैक ईएमएफ है, या फिर बात करें कि डीसी मोटर के जो प्रिंसिपल के बारे में कि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ऐसे सभी के बारे में उन्होंने चर्चा कर ली थी। आज जो अपने टाइप बात कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ मोटर के बारे में। तो मोटर को जनरली 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर जो पहला जो टाइप आता है वो आता है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर, सीरीज मोटर जो पहला टाइप आता है। उसके बाद ये बात करते हैं जो दूसरा टाइप आता है वो आता है शंट मोटर। उसके बाद में जो 3 नंबर जो टाइप होता है वो होता है कंपाउंड मोटर। तो जनरली जो मोटरें होती है उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आता है सीरीज मोटर, सेकंड आता है शंट मोटर, और थर्ड आता है कंपाउंड मोटर। यानी मोटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज अपने पहला जो टाइप है वो पढ़ेंगे सीरीज मोटर के बारे में, यानी सीरीज मोटर के अंदर जो गति होती है वो किस तरीके की होती है, उसकी जो टॉर्क होता है वो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर बात करें इसके अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, और बात करें कि इसके अंदर आर्मेचर धारा का क्या रहेगा फॉर्मूला, और किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम होता है। अगर बात करें कि इसका जो अभिलक्षण होता है वो नो लोड पे कैसे होता है, और टॉर्क के साथ कैसे होता है, और गति के साथ कैसा होता है, तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो वीडियो जैसे अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का जो टॉपिक है वो अपने पढ़ने वाले हैं सीरीज़ मोटर के बारे में। सीरीज़ मोटर आप सभी को पता है कि डायग्राम के अनुसार अगर देखा जाए, डायग्राम आप सब जो लोग जानते हैं कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है श्रेणी, शंट का मतलब समांतर, और कंपाउंड का मतलब मान सकते हैं अपने मिश्रित सर्किट के बारे में। तो सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि धारा प्रवाहित के लिए एक ही मार्ग हो, उसे क्या बोला जाता है, सीरीज सर्किट बोला जाता है। सीरीज सर्किट के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि जो वाइंडिंग के जो प्रकार होते हैं, जो वाइंडिंग का जो प्रकार होता है अपने पास 3 तरीके की जो वाइंडिंग होती है। अपनों ने जनरेटर के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी हुई थी। डीसी जनरेटर के जो सर्किट डायग्राम थे वो सेम डिटो कॉपी किसके हैं, डीसी मोटर के बारे में है। यानी जो इसके अंदर कम टर्नें होती है उसको किससे लिखा जाता है, सीरीज वाइंडिंग से लिखा जाता है, और इसके टर्मिनल क्या होते हैं, D1 और D2। ठीक है। उसके बाद जिसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है वो होता है SS यानी शंट वाइंडिंग होती है। इसके टर्मिनल को E1 और E2 से लिखा जाता है। और आर्मेचर के इस तरीके का जो अगर वाइंडिंग दिखाई देती है ये क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, जिसे A1 और A2 लिखा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके सामने श्रेणी की बात हो रही है तो आप हमेशा किस वाइंडिंग का यूज़ करोगे, एक श्रेणी वाइंडिंग का यूज़ करोगे, और एक आप करोगे आर्मेचर वाइंडिंग का। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा कॉमन होती है, चाहे वो श्रेणी वाइंडिंग, या अगर बात करें सीरीज मोटर के बारे में, या फिर बात करें शंट मोटर के बारे में, या फिर बात करें कंपाउंड मोटर के बारे में, तो आर्मेचर वाइंडिंग किसी भी प्रकार की जो मशीन है उसके अंदर यूज़ की जाती है। यानी ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, कॉमन है।
अगर बात करें सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ली जाती है, चाहे आप कोई कैसा भी मशीनरी हो उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अगर बात करें सीरीज़ के अंदर तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग का चुनाव किया जाता है, शंट वाइंडिंग का चुनाव अपने नहीं कर सकते। एक तो सीरीज़ वाइंडिंग का और एक आर्मेचर वाइंडिंग का किया जाता है। और आप पहले ही बात करता हूँ कि सीरीज़ मोटर यानी श्रेणी मोटर, सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में, तो अपने को इस जो सर्किट है दोनों को, सीरीज़ वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को, दोनों को इस तरीके से जोड़ना है ताकि दोनों को क्या रहे, एक सीरीज़ के अंदर रहे, दोनों क्या रहे, सीरीज़ के अंदर रहे। तो मैं सर्किट दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से जोड़ना है। आर्मेचर वाइंडिंग, उसके बाद में आएगा सीरीज़ वाइंडिंग। ये जो सर्किट हो गया ये किस प्रकार का सर्किट है कि सीरीज सर्किट है, ठीक है। ये आपका आर्मेचर के टर्मिनल आ गए और यहाँ पर अगर बात की जाए ये कार्बन ब्रश लगाए गए हैं मोटर को, आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए। यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी इस तरीके से जो मोटर बनेगी अपने वो कहलाती है सीरीज। यानी अगर बात करें यहाँ पर क्या आएगी, डीसी सप्लाई। यहाँ पर जो टर्मिनल आ रहा है वो आ रहा है प्लस, सॉरी लाइन का क्या आ रहा है, प्लस है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो लाइन का आ रहा है माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। आपको आर्मेचर वाइंडिंग क्या रखनी है, कॉमन रखनी है। इसका जो सर्किट डायग्राम बन गया इस तरीके से। आर्मेचर के टर्मिनल को आपको पता है A1 और A2 से प्रदर्शित किया जाता है और सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनलों को D1 और D2 से लिखा जाता है। और ये किस प्रकार की वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग, और ये किस प्रकार की है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो अगर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये किस प्रकार के डायग्राम, सर्किट का डायग्राम है, तो ये है सीरीज मोटर का। अगर यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या है, सीरीज मोटर है। अगर यहाँ पर EMF लिखा होता यानी सप्लाई ले रहे होते तो ये किसका होता, DC जनरेटर का होता। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो इसका पॉइंट होता है वो है कि DC मोटर को हमेशा इसकी जो स्टार्टिंग के अंदर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे कभी भी शून्य बार पर नहीं चलाना चाहिए, हमेशा लोड के साथ चलाना चाहिए। लोड के साथ क्यों चलाना चाहिए और लोड के बिना क्यों नहीं चलाना चाहिए वो अपने आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल का जो पहला जो पॉइंट होता है वो यही है कि श्रेणी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और श्रेणी वाइंडिंग दोनों जुड़ी होती है। कहाँ पर है, श्रेणी में। होती है श्रेणी में। पहला पॉइंट क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों कहाँ जुड़ी होती है, श्रेणी में जुड़ी होती है। इस प्रकार की मोटर को क्या कहेंगे, अपने सीरीज मोटर कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है कि इस मोटर को कभी भी शून्य भार के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यानी इस प्रकार की मोटर को यानी नो लोड नहीं करना चाहिए। शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर बात करें कि नो लोड पर मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये ज़्यादा कितनी होती है, 3000 से कम 12,000 या फिर 15,000 RPM पर मिनट के हिसाब से होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्पीड होती है वो समानुपाती होती है EB बटे के अंदर फाई होता है। और आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण स्टार्टिंग के अंदर फ्लक्स कम होगा तो जो स्पीड का मान क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करें तो इस मोटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और उस स्पीड का जो मान होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग स्पीड का जो मान होता है वो कितना होता है, 3000 RPM से लेकर 14,000 RPM, 14,000 RPM तक होता है। किसकी बात हो रही है, सीरीज मोटर के बारे में। अब बात करते हैं कि जो
किसी भी प्रकार की जो मोटर अपने बात करें, सीरीज मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीरीज मोटर जो स्टार्टिंग के अंदर जो करंट लेती है वो लेती है पूर्ण भार धारा का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। तो बात करें कि धारा का जो मान है, स्टार्टिंग धारा का मान, स्टार्टिंग करंट का जो मान होता है वो पूर्ण भार धारा का पूर्ण भार धारा का 1.5 गुना होता है। पूर्ण भार धारा का 1.5 गुना कैसे कि अगर मोटर 10 एम्पियर क्या ले रही है, एवरेज करंट ले रही है, तो स्टार्टिंग के करंट कितना होगा, जिसे गुणा कर देंगे अपने 1.5 से, तो कितना आ गया, यानी 15 को गुणा किया अपने तो 150, यानी 15 एम्पियर इसकी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। यानी 15 एम्पियर की करंट क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग के अंदर लेगी, और उसके बाद में क्या हो जाती है कि एवरेज वो करंट का मान मिल जाता है अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अगला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इस मोटर को हमेशा किसके साथ चलाना चाहिए, भार के साथ। यानी मोटर को जब है हमेशा ऑन लोड पर क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ऑन लोड पर क्या किया जाता है, इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि सीरीज मोटर को कभी भी आप बिना लोड के स्टार्ट नहीं करोगे, इसे हमेशा लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका करंट का यानी जो स्पीड का मान क्या होता है, बहुत होता है। वो कितना होता है, 3000 से 12000 आरपीएम के लगभग होता है। और उसके बाद बात करें तो स्टार्टिंग में जो मोटर है वो कितना करंट लेती है, 1.5 गुना करंट लेती है पूर्ण भार धारा का। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई यानी टर्मिनल वोल्टेज का अगर फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका अगर मान निकालना है तो क्या रहेगा, तो बात करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज समीकरण, सप्लाई वोल्टेज समीकरण क्या रहेगी, आप सबको पता है कि जो मोटर के अंदर जो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज होती है। और डीसी जनरेटर के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो भाग होती है वो वोल्टेज के रूप में जो बड़ा वोल्टेज होती है वो होती है ईएमएफ, यानी ई का मान होता है। और यहाँ पर किसका मान होगा, वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा। टर्मिनल वोल्टेज को अपने वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी क्या है, सप्लाई वोल्ट था, और टर्मिनल वोल्ट था, बात एक ही होती है। अब बात करें कि इसका अगर V का मान अपन निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि V बराबर क्या होता है, EB आपको पता है बैक ईएमएफ, EB प्लस IA और RA, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, IA और गुणा के अंदर क्या होगा, प्लस ISC और RSC, ये इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। यानी कुल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि EB प्लस IA RA। अगर बात करें कि DC ये वोल्टेज निकालनी है तो आपको पता है कि सीरीज मोटर होती है। सीरीज मोटर जब चलती है तो मोटर के अंदर आर्मेचर घूमेगा, तो घूमने के कारण क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स से छेदन करेगा, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, मेन सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। तो उस ईएमएफ का मान को प्लस कर दूं और सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप प्लस कर दूं और आर्मेचर वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप प्लस कर दूं, तो अगर इन तीनों कारकों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज का। तो आपको पता है कि I इंटू आर से किसका मान मिलेगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का। ISC और RSC को मल्टीप्लाई करूंगा तो किसका मान मिलेगा मुझे, यानी सीरीज वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। और EB को अगर तीनों को प्लस कर दूं, तीनों वोल्टेज ड्रॉप को, तो मुझे टोटल वोल्टेज का मान मिल जाएगा। तो ये रहेगा इसका समीकरण, यानी वोल्टेज ज्ञात करने का। अब बात करते हैं कि इसके अंदर बैक ईएमएफ की समीकरण क्या रहेगी, यानी EB की समीकरण। EB क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, बैक ईएमएफ होता है। EB का अगर मान निकालना है, अगर आपको इसमें EB का मान निकालना है तो आप क्या करोगे कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करोगे, प्लस करोगे, सीरीज के प्लस करोगे, और इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे ना, क्योंकि जो बड़ा वाला भाग होता है उसको घटाया जाता है छोटे वाले भागों को प्लस करके। ठीक है, तो EB बराबर में क्या होगा, VT माइनस में क्या आएगा, IA RA प्लस के अंदर क्या आएगा, ISC और RSE, ये रहेगा इसका फॉर्मूला।
यानी ईबी ज्ञात करने का क्या रहेगा, VT यानी सबसे बड़ा भाग है जिसमें से माइनस करना है, और IA RA ISC RSC यानी वोल्टेज ड्रॉप सीरीज का और वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर का, दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। उसके बाद में बात करते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो किसका मान मिल जाएगा, EB का मान मिल जाएगा। तो ये रहेगा इसके फॉर्मूले सप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने का और बैकएफ ज्ञात करने का। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगले बात करते हैं अपने टर्मिनल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज है, उसकी तो बात हो गई है। इसके बाद में जो रहेगी वो रहेगी आर्मेचर धारा का मान। अगर आपको ज्ञात करना है तो किस तरीके से करेंगे, यानी आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा को IA से लिखा जाता है। आर्मेचर धारा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात करोगे, आपको पता है कि ये सीरीज मोटर है और सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। देखते हैं कि यानी धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर, और वही धारा अगर यहाँ से 3 एम्पीयर की धारा चली है तो वो 3 एम्पीयर की धारा क्या होगी, आर्मेचर में जाएगी, और वही 3 एम्पीयर की धारा कहाँ जाएगी, सीरीज वाइंडिंग में, और 3 एम्पीयर की वापस से क्या होगा, माइनस में अंदर चली जाएगी। तो यानी धारा का मान क्या होता है, सभी के अंदर समान होता है। अगर बात करें आर्मेचर धारा, ठीक है, यानी धारा क्या होती है इस प्रकार की मोटर में, धारा समान होती है, समान होती है। यानी बात करें आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा बराबर क्या होगा, सीरीज धारा। ये क्या रहेगा, इस तरीके से इसकी इक्वेशन रहेगी कि आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा बराबर क्या होगा, सीरीज धारा का मान। तो आर्मेचर धारा का अगर आपको मान निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले क्या आएगा, बड़ा, यानी V माइनस EB बट्टे में क्या आएगा, RA। ये तो हो गया आर्मेचर धारा निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, इसको पहले पढ़ चुके हैं। जो पिछली क्लास के अंदर इस प्रकार की जो मोटर होती है उसमें धारा का मान क्या रहता है, समान, क्योंकि धारा जाने का जो रास्ता है वो क्या है, ओनली फॉर एक ही है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर अपने टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, यानी टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज का अपने फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, आर्मेचर धारा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अभिलक्षण के बारे में, यानी मोटर के अभिलक्षण। मोटर के अभिलक्षण, सबसे पहला जो अभिलक्षण की अगर अपने बात करें तो इसका जो अभिलक्षण होगा वो होता है टोरक और लोड के मध्य, यानी 3 अभिलक्षण इसके मध्य खींचे जाते हैं। पहला जो अभिलक्षण आता है वो आता है टोरक व लोड के मध्य। टोरक व लोड के मध्य। मैंने कल एक इक्वेशन बताई थी आपको कि जब टोरक का जो मान होता है, टोरक जो समानुपाती होता है, आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी था कि टोरक के अंदर तो टोरक होता है वो किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप सब लोग जानते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है टोरक और लोड के मध्य। तो अगर लोड का मान बढ़ेगा, लोड का मान अगर आप बढ़ा रहे हो, जो जैसे कल अपना समीकरण पढ़ी थी कि L I फाई और T और ब्रैकेट में क्या आया था, 1/n आया था। अगर लोड का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, सीरीज में फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, गति का मान हमेशा ही कम होता है। और स्टार्टिंग के अंदर ये कुछ नहीं होता, ना ही लोड होते हैं ना ही टॉर्क होते हैं, तो इसलिए गति का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि टॉर्क और लोड के मध्य, तो ये बात करें कि टॉर्क ये T वाला आ गया और लोड ये वाला आ गया, तो दोनों के अंदर क्या है, समानुपात का संबंध है। यानी जो L है वो समानुपाती किसके, T के, अपने ये भी बोल सकते हैं। तो लोड का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले इक्वेशन से श्रेणी से स्टार्ट करते हैं कि धारा का मान, फिर फ्लक्स का मान, फिर ऑटोमेटिक किसके बाद आएगी, टॉर्क का मान बढ़ेगा। यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी दोनों किस क्रम में होते हैं, समानुपात के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए
तो अपनी जो समीकरण है वो क्या रहेगी कि पहले वाले समीकरण अपने उठाते हैं कि टॉर्क होता है वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब फ्लक्स की बात करें, किस प्रकार का फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर, फ्लक्स कौन बना रही है, सीरीज वाइंडिंग। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि T है वो समानुपाती है फाई एस ई गुणा के अंदर आर्मेचर धारा के। अगर सीरीज का फ्लक्स और आर्मेचर धारा को दोनों के जो समानुपात है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है टॉर्क, यानी जो मोटर का टॉर्क होता है दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, सीरीज के फ्लक्स पर और आर्मेचर धारा पर। ठीक है, अगर टॉर्क का मान बढ़ेगा, टॉर्क का मान बढ़ाना है तो आप सीरीज का फ्लक्स बढ़ाओ या फिर आर्मेचर धारा बढ़ाओ तो टॉर्क का मान ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनके बीच में संबंध। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बताई थी कि ये किस, अपने ये भी बोल सकते हैं कि T समानुपाती ISE गुणा में IA, क्योंकि सीरीज के अंदर फ्लक्स किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सीरीज में क्या जारी है, धारा जारी है, यानी करंट। उसको अपने ये भी लिख सकते हैं ISC इंटू में IA। आपको पता है कि ये तीनों का मान क्या होता है, समान होता है। अगर 10 एम्पीयर की धारा आर्मेचर में जा रही है तो सीरीज में भी कितनी जाएगी, 10 एम्पीयर की। तो दोनों को क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो जो टॉर्क होता है जनरली, जो लास्ट एवरेज जो टॉर्क निकलता है वो होता है कि आर्मेचर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है कि धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक फील्ड का फ्लक्स यानी फील्ड में धारा जाएगी, वही धारा जाएगी जो आर्मेचर में जाएगी, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो अपने को समीकरण मिली वो ये मिली कि टॉर्क की धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। ये बात हो रही है स्टार्टिंग की, ठीक है ना, स्टार्टिंग टॉर्क की बात हो रही है। अपना जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बात करें टॉर्क और लोड। लोड के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं IL का मान लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर T आ गया, लोड आ गया, इसके बीच में इस तरीके के संबंध होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, समानुपात का संबंध, यानी टॉर्क का मान बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कुछ समय पश्चात है जब मोटर के अंदर जो फ्लक्स का मान, टॉर्क का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी और कम से कम 100% अपनी गति प्राप्त कर लेगी, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, आपको पता है कि सीरीज वाइंडिंग में जो धारा जा रही थी और ये किसका निर्माण कर रही थी, फ्लक्स का निर्माण कर रही थी, तो ये सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर धारा का अगर मान बढ़ता गया तो ये फ्लक्स बनाना क्या कर देगी, बंद कर देगी, क्योंकि ये क्या होगी, इसकी संतृप्त अवस्था यानी सैचुरेशन पॉइंट आ गया इसका। अगर सैचुरेशन पॉइंट आते ही क्या होगा, ये फ्लक्स बनाना बंद कर देगी। उसके बाद में जो टॉर्क बचेगा वो किसके बचेगा, ओनली फॉर धारा के समानुपात में बचेगा। ये किसके बाद में बात हो रही है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद में क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के सीधे समानुपात में हो जाता है। किस तरीके से, आपको पता है कि जो फ्लक्स का जो मान है वो सैचुरेशन हो गया, संतृप्त हो गया, अब ये फ्लक्स नहीं बना रहा। अगर मान लेते हैं कि इसका सैचुरेशन पॉइंट कितना है, 50 वेबर है, तो 50 वेबर फ्लक्स बना रहा है। अगर इसमें धारा का मान बढ़ता ही जा रहा है फिर भी ये 50 से आगे नहीं जा रहा, तो इसकी जो कौन सी कंडीशन आ गई है, ये आ गई सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अपने ज़्यादा अधिकतम फ्लक्स नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसके बाद में जो टॉर्क होता है वो बचता है किसके, ओनली फॉर धारा के, क्योंकि फाई का जो यहाँ पर जो कारक है वो क्या हट जाता है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि लास्ट में जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होते हैं, ओनली फॉर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये तो था स्टार्टिंग में टॉर्क, और ये क्या था लास्ट में। यानी अगर बात करते हैं कि निम्न यानी प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क किसके समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के होता है। और रनिंग यानी लास्ट के अंदर अगर अपने पहुंच गए हैं यानी एंड अवस्था में, तब वहां पर जो टॉर्क होगा वो किसके समानुपाती होता है, धारा के ओनली फॉर सीधे समानुपात होता है। ये जो मैंने पॉइंट दिखा रखा है ये है सैचुरेशन पॉइंट फ्लक्स का। यानी स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि धारा क्या, अगर बात करें कि स्टार्टिंग के अंदर समानुपात था, तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो समानुपाती होता है धारा के वर्ग के। टॉर्क धारा के क्या है,
वृक्क के है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो टॉर्क होगा वो समानुपाती होगा ओनली फॉर आर्मेचर धारा के क्या होगा समानुपात में होगा। तो इस तरीके से ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट से पहले वृक्क में होता है और सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है सीधे का सीधा समानुपात में होता है। तो ये था टॉर्क और लोड के मध्य संबंध है। स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग में टॉर्क का मान क्या होता है तो आप बताओगे कि टॉर्क सीधे धारा के वृक्क के समानुपाती होता है, और रनिंग अवस्था में यानी बाद में सैचुरेशन पॉइंट के बाद में जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, सीधे के सीधे आर्मेचर धारा के समानुपात में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट अपना है कि स्पीड और टॉर्क के मध्य, दूसरा है यानी गति व टॉर्क के मध्य, गति और टॉर्क के मध्य अगर अपने संबंध ज्ञात करना है तो आप लोगों को पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। अपन ने एक समीकरण पढ़ी थी सबसे पहले कि L समानुपाती I समानुपाती फाई समानुपाती T समानुपाती 1/n, ठीक है। इससे भी आपने ज्ञात कर सकते हैं। और क्या था कि अगर आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला EB समानुपाती क्या था, फाई बटे में क्या था n था, ये भी एक समीकरण थी, ठीक है। क्योंकि इसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती के अंदर EB का मान कब बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है। ये तो सॉरी यानी EB समानुपाती था n इंटू में फाई था, ठीक है। और अगर अपने को n का मान ज्ञात करना है, सॉरी फाई का मान ज्ञात करना है, तो फाई का मान का फॉर्मूला क्या रहेगा कि EB यहीं पड़ा रहेगा और बट्टे में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स पर स्पीड क्या होती है, फ्लक्स पर क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है स्पीड का मान। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर गति टॉर्क का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो n है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो टॉर्क होगा सीधा सीधा अगर बात करें कि टॉर्क होता है वो समानुपात होता है 1/n में क्या होता है n। अपने ये भी लिख सकते हैं क्योंकि फाई का मान ये क्या है सभी के सभी समानुपात में है, ठीक है। तो टॉर्क का मान कीजिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर फाई का मान बराबर है, अगर इसका 10 है तो इसका भी क्या होगा 10 होगा। तो अगर बात की टॉर्क का मान समानुपाती 1/n यानी टॉर्क का मान बढ़ेगा तो गति का मान क्या होगा कम होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। यहाँ पर क्या आएगी गति और यहाँ पर क्या आएगा टॉर्क। अब देखो कि टॉर्क का मान यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर देखो कि टॉर्क का मान क्या है कम है, टॉर्क का मान कितना है कम है, तो स्पीड का मान देखो हाईएस्ट पॉइंट पे है यानी बढ़ रही है। और अगर बात करें कि टॉर्क का मान क्या है यहाँ पर ज़्यादा है तो स्पीड का मान क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट बना लेता हूँ मैं 1 2 4। स्टार्टिंग में देखो कि गति का मान कितना है 2.5 पे आ रहा है 2.5 पे आ रहा है, तो सॉरी टॉर्क का मान कितना है 2.5 है, तो गति का मान देखो कितना पहुंच गया ऊपर तक पहुंच गया। अगर बात करें कि टॉर्क का मान अगर यानी गति का मान कितना है 2.5 पे है यानी 2.5 पे आया तो टॉर्क का मान क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सीधा सीधा संबंध है कि अगर टॉर्क का मान बढ़ेगा तो गति का मान क्या होगा कम होगा, और गति का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान क्या होगा कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है इस दोनों के बीच में संबंध। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है वो है गति व लोड के मध्य।
गति और लोड के मध्य है। तो आपको पता है कि गति का मान अगर गति और लोड के मध्य है तो लोड हो चाहे टॉर्क हो दोनों क्या थे, समानुपात थे। अपन ने समीकरण पढ़ी थी कि L समानुपाती क्या था, T था, और समानुपाती 1 में क्या था, N था। अगर बात करें लोड और गति की और बात करें टॉर्क और गति की तो भी क्या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इसके अंदर जी वही ग्राफ बनेगा जो पहले अपन ने बनाया था इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गति, और यहाँ पर क्या आएगा, अब बात किसकी हो रही है, लोड की, तो यानी IL, या फिर कह सकते हैं अपने IL, ठीक है, IL। देखो यहाँ पर जो गति का मान, देखो टॉर्क का मान क्या है IL, लोड का मान क्या है, बहुत ही कम है, गति क्या है हाईएस्ट पॉइंट पे है। और जैसे क्या हो गया कि गति का मान क्या हो गया, कम हो गया, गति का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो लोड का मान क्या हो गया, बढ़ गया। लोड का मान तभी बढ़ेगा जब गति का मान क्या होगा, कम होगा। लोड बढ़ रहा है तो गति कम, और गति बढ़ रही है तो लोड का मान कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात अपने कह सकते हैं कि जो लोड होता है वो समानुपाती होता है 1 में क्या होता है, N होता है। तो ये आप इक्वेशन एक याद रखोगे। ये जो मोटर अपने पढ़ रहे हैं सीरीज, आगे जो अगली नेक्स्ट क्लास में आएगी वो आएगी शंट मोटर के बारे में, फिर कंपाउंड मोटर के बारे में। तो इनके जो दो अभिलक्षण है वो क्या रहते हैं, दोनों के अंदर समान रहते हैं। अगर बात करें कि गति और लोड के मध्य है और गति और टॉर्क के मध्य है, तो ये दोनों अभिलक्षण क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे सभी मोटरों के अंदर। तो ये थे अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी मोटर का जो ये बिहेवियर है, किस तरीके से बिहेव करती है इनके साथ। अब आपको पता है कि बताना चाहूँगा कि टॉर्क, गति और टॉर्क के मध्य एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन रह गया है आपके लिए। गति और टॉर्क, आपको पता है कि लोड का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, टॉर्क का मान बढ़ेगा तो गति का मान क्या होगा, कम होगा। तो यानी समानुपात के अंदर है। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग धारा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.5 गुना होता है पूर्ण भार धारा का। पूर्ण भार धारा का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। तो आपको पता है कि गति और टॉर्क, यानी टॉर्क की अगर बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के अंदर टॉर्क का मान क्या होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टिंग में मोटर का टॉर्क क्या होगा। तो मैं बता दूं कि टॉर्क किसके समानुपाती है, फ्लक्स के भी, आर्मेचर धारा की है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो T समानुपाती स्टार्टिंग के अंदर अगर मोटर का टॉर्क पूछा जाए स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जब उन्होंने फर्स्ट जो पहला अभिलक्षण पढ़ा था कि टॉर्क व लोड के मध्य, टॉर्क और लोड के मध्य आपने अभिलक्षण पढ़ा था, उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में टॉर्क किसके समानुपाती था, आर्मेचर धारा के वर्ग के था स्टार्टिंग में। तो T का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और धारा का मान क्या होता है स्टार्टिंग में 1.5 गुना होता है। तो टॉर्क गुणा 1.5 गुना का क्या करेंगे, अपने वर्ग करेंगे, क्योंकि आर्मेचर धारा का मान स्टार्टिंग में क्या था 1.5 गुना, और टॉर्क किसके समानुपाती है स्टार्टिंग में धारा के वर्ग की होता है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, T समानुपाती 225 यानी 2.25 गुना टॉर्क होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मेचर में स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है 1.5 गुना, और टॉर्क का मान क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 2.25 क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क का मान होता है। अब बात करते हैं इस मोटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है। तो इस मोटर का जो उपयोग होता है वो जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर किया जाता है, जैसे रेल, ठीक है, रेलगाड़ियों में, क्रेन, होइस्ट। अगर बात करें कि जैसे खिंचाव कार्य में जो काम में लाई जाती है, जैसे मशीनों को उठाना, या फिर अगर बात करें कि मशीनों को एक साथ दूसरे जगह तक ले जाने के लिए उठा के लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर इन प्रकार की मोटरों का उपयोग किया जाता है, सीरीज़ मोटर का, ठीक है। तो सीरीज़ मोटर का कहाँ उपयोग होते हैं, सीरीज़ मोटरों के अंदर, रेलगाड़ियों में होता है। और अगर बात करें कि रेलगाड़ी, होइस्ट, क्रेन, या फिर जैसे ट्रैक्शन कार्य यानी खिंचाव कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। और इस मोटर को आप कभी भी बिना लोड के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि इसका स्टार्टिंग गति होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हमेशा लोड के साथ चलाना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि किस प्रकार की मोटर है जिसको आप बिना लोड के चला नहीं सकते, तो वो कौन सी है, सीरीज़ मोटर होती है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर मोटर को चलते समय सीरीज़ वाइंडिंग क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो क्या होगा, तो मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर आपको पता है कि धारा का मार्ग होता है वो एक ही होता है, और सब
ओपन हो गया तो यानी परिपथ क्या हो गया, पूरा पूरा खुल गया, तो यानी कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी, यानी आई का मान 0, तो मोटर क्या हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। स्टार्टिंग की बात करें या फिर रनिंग अवस्था में बात करें तो मोटर अपना कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप बने रहें, और नेक्स्ट क्लास की जो अपने रहेगी वो रहेगी शंट मोटर के बारे में। तो शंट मोटर का पढ़ेंगे अपने कि शंट मोटर का कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, और इसके लोड और अभिलक्षण के अपने बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।